3 मई 2018 जयपुर के झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है। दरअसल यह एफआईआर दुष्यंत के किडनैपिंग के सिलसिले में करवाई गई थी। दुष्यंत शर्मा 2 मई को यह कहकर घर से निकला था कि वह ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है, तो आने में थोड़ा देर हो जाएगी। वहीं दुष्यंत के पेरेंट्स, उसकी वाइफ और उसकी 2 साल की बच्ची दुष्यंत के मौसा जी के बच्चे की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। जब वो वापस लौटे तो रात के लगभग 10 बज चुके थे। वापस आने के बाद भी दुष्यंत को लौटा न देखकर उन्होंने दुष्यंत को कॉल लगाया, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी दुष्यंत कॉल नहीं उठा रहा था। फिर काफी कोशिशों के बाद दुष्यंत से बात होती है और वह घबराई आवाज में बोलता है कि उसके कुछ बजरी के ट्रक पुलिस ने पकड़ लिए हैं, तो हो सकता है कि 10-12 लाख रुपए का चालान कट जाए। वो ये सब सॉर्ट आउट करके सुबह तक घर लौट आएगा। वहीं पीछे से कुछ लेडीज और कुछ लोगों की आवाज फोन पर आ रही थी। जब पिता ने पूछा कि वो कहाँ पर है, तो उसने खुद का जयपुर के मानसरोवर रिंग रोड एरिया में होना बताया और फिर फोन कट जाता है। उसके बाद जब दोबारा दुष्यंत को कॉल लगाया गया तो फोन स्विच ऑफ हो चुका था। उसके बाद में दुष्यंत के फादर रामेश्वर प्रसाद शर्मा और दुष्यंत की मौसी का बेटा विश्वास दुष्यंत को अपने स्तर पर ढूंढने के लिए निकलते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी दुष्यंत का कुछ न पता चलने पर वो निराश घर लौट आते हैं और उधर लगातार दुष्यंत का मोबाइल बंद आ रहा था। फिर भी उन्होंने सुबह तक इंतजार करने का फैसला लिया, क्योंकि दुष्यंत ने फोन पर कहा था कि वह सुबह तक घर लौट आएगा। अगले दिन 3 मई 2018 पूरी रात भर बेचैनी में काटने के बाद फाइनली दुष्यंत के फादर के कॉल पर एक घंटी बजती है। यह कॉल दुष्यंत शर्मा का था। रामेश्वर प्रसाद मोबाइल स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए दुष्यंत का नाम देखते ही खुश हो जाते हैं, लेकिन फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ से आवाज एक लड़की की थी, अगर दुष्यंत को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए इसके अकाउंट में डाल दो। यह सुनते ही रामेश्वर प्रसाद शर्मा घबरा जाते हैं। तो वहीं निशांत, जो दुष्यंत की मौसी का बेटा और विश्वास का बड़ा भाई था, रामेश्वर प्रसाद शर्मा से फोन लेता है तो आवाज आती है कि ले तेरे भाई से पूछ ले कि इसका क्या हाल किया है। और अगली आवाज दुष्यंत की थी। दुष्यंत कहता है कि भाई मुझे आधा तो मार दिया है, आधा और मार देंगे, अगर हो सकता है तो इन्हें 10 लाख रुपए अरेंज करके दे दो और मुझे बचा लो। और फोन कट जाता है और वहीं कॉल पर उन्हीं 2-3 लोगों की पीछे से आवाजें आ रही थी जो दुष्यंत से मारपीट कर रहे थे। चूंकि दुष्यंत के फादर के लिए इंस्टेंट 10 लाख रुपए अरेंज करना पॉसिबल नहीं था, फिर भी वो अपनी एक 3 लाख रुपए की एफडी तोड़वाकर दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे डालने के बाद रामेश्वर प्रसाद शर्मा यह उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब उनका बेटा घर लौट आएगा, लेकिन यह उम्मीद केवल एक उम्मीद रह गई। पैसे डालने के बाद दुष्यंत का मोबाइल दोबारा स्विच ऑफ हो गया था। जब बार बार कोशिश करने के बाद भी दुष्यंत से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो वो दोनों बुरी तरह घबरा चुके थे। तो उन्होंने जयपुर के ही झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन में दुष्यंत के अपहरण और फिरौती की एफआईआर दर्ज करवा दी। अब पुलिस और दुष्यंत की फैमिली अपने स्तर पर दुष्यंत को ढूंढ रही थी, लेकिन रात तक तलाश करने के बाद भी दुष्यंत का कुछ पता नहीं चल रहा था और न ही उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। तभी रात 8 बजे जयपुर के आमेर पुलिस स्टेशन के एसएचओ नरेंद्र कुमार के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है कि नेशनल हाईवे 8 पर ले मैक्सिमा होटल के पास झाड़ियों में एक लावारिस बैग पड़ा हुआ है। बिना वक्त गवाए एसएचओ पुलिस टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि ले मैक्सिमा होटल के सामने खोर दरवाजे पर जाने वाले रास्ते से लगभग 100 मीटर अंदर झाड़ियों में एक बैंगनी कलर का लावारिस ट्रॉली बैग पड़ा हुआ था। पुलिस टीम जैसे ही बैग की चैन को खोलकर देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। बैग में लगभग 25 से 30 साल के एक लड़के की लहूलुहान हालत में डेड बॉडी मिलती है। ट्रॉली बैग में डेड बॉडी के साथ पुलिस को कुछ अंगूठियां, एक ताबीज और कुछ साड़ी के फंदे मिलते हैं जिससे बॉडी को बांधा गया था। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस टीम डीसीपी आमिर और जयपुर कंट्रोल रूम को इंस्टेंटली कन्वे करती है। वहीं पर डॉग स्क्वाड और मोबाइल यूनिट को बुलाया जाता है। चूंकि रात ज्यादा हो चुकी थी और घना अंधेरा हो चुका था तो पुलिस टीम बाकी इन्वेस्टिगेशन सुबह करने का सोचकर वहां से ट्रॉली बैग, डेड बॉडी और बाकी सामान को जब्त कर निकल जाती है। तभी रात 10 बजे आमेर एसएचओ नरेंद्र सिंह के पास जयपुर झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन एसएचओ गुरभूपेंद्र सिंह का कॉल आता है। दरअसल ये फोन उन्होंने लाश का हुलिया पूछने के लिए किया था। तो नरेंद्र सिंह झोटवाड़ा एसएचओ गुरभूपेंद्र सिंह को डेड बॉडी की कुछ फोटोज व्हाट्सएप करते हैं। फोटोज देखते ही गुरभूपेंद्र सिंह को ये समझने में देर नहीं लगती कि अब एक क्राइम अपना दूसरा विकराल रूप ले चुका है। घटनास्थल की फोटोग्राफी करवाकर डेड बॉडी को एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। वहीं झोटवाड़ा एसएचओ बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए डेड बॉडी की कुछ फोटोज रामेश्वर प्रसाद शर्मा के व्हाट्सएप पर भेजते हैं। सिर्फ तस्वीरें।
लेकिन इनके भीतर छुपी थी एक पूरी तबाही। रामेश्वर प्रसाद शर्मा एक ऐसा आदमी जिसकी किस्मत पहले ही उसके 2 बेटे उससे छीन चुकी थी, और अब तीसरी बार। मोबाइल स्क्रीन पर जैसे ही एक खामोश चेहरा उभरता है तो उनके पैरों तले जमीन नहीं, उनका पूरा जीवन खिसक जाता है। आंखें पहचानने से मना करती है, लेकिन दिल पहले ही मान चुका होता है। बिना कुछ कहे वो अपने भतीजे विश्वास शर्मा को साथ लेते हैं और सीधे झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और वहां से पुलिस के साथ एक ऐसा सफर शुरू होता है जहां से अक्सर लोग वापस नहीं आते। मॉर्चरी ऑफ एसएमएस हॉस्पिटल। मॉर्चरी पहुंचते ही सफेद चादर उठती है और उसी पल रामेश्वर प्रसाद शर्मा की आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी मर जाती है। ये लाश उनके बेटे दुष्यंत शर्मा की थी। अब रोने की ताकत भी नहीं बचती, क्योंकि कुछ दर्द आंसू नहीं मांगते, वे बस इंसान को भीतर से खाली कर देते हैं। एक पिता जिसे किस्मत ने सिखाया कि बेटे सिर्फ पैदा नहीं होते, कभी कभी छीने भी जाते हैं। आखिर क्या थी इस पूरे केस की सच्चाई? दुष्यंत शर्मा की हत्या के पीछे किसका हाथ था, और क्या कनेक्शन था इस पूरे केस का टिंडर डेटिंग ऐप से? वेलकम टू द एक्यूज्ड, माय नेम इज रॉबिन। दरअसल दुष्यंत शर्मा 28 साल का एक सीधा, सरल और शादीशुदा लड़का था, और एक 2 साल के बच्चे का फादर भी था। दुष्यंत एक फिल्म स्टार बनना चाहता था, लेकिन जयपुर में ही प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब कर वह अपनी फैमिली को पाल रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक गलत राइट स्वाइप उसकी और उसकी फैमिली की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। दुष्यंत ने डेटिंग साइट टिंडर पर अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी। चूंकि वो दुनियादारी से इतना वाकिफ नहीं था, तो उसे सही गलत की समझ नहीं थी। वह नहीं जानता था हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। लेकिन उसे ये नहीं पता था हर बार हेड आए या हर बार टेल आए ये जरूरी नहीं। तभी ऐसे ही एक दिन टिंडर पर वक्त बिताते हुए उसकी स्क्रीन पर एक प्रोफाइल अपीयर होती है। नाम प्रिया सेठ। एक सुंदर, मॉडर्न और अच्छे पहनावे वाली राजस्थान के हिपाली डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कस्बे फालना की रहने वाली एक 27 साल की लड़की, जो 12th की पढ़ाई के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर आ जाती है। छोटे शहरों और कस्बों में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ना होने के चलते इस तरह से स्टूडेंट्स का नियर बाई सिटीज में पढ़ने जाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो एक एजुकेटेड फैमिली से थी, जहां उसके फादर अशोक सेठ गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर, मदर टीचर, दादाजी राजस्थान के ही सिरोही डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में प्रिंसिपल, और फूफा जी जोधपुर की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो फैमिली चाहती थी कि 10th क्लास में 90% और 12th क्लास में 85% स्कोर करने के बाद वह अपना करियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बनाए, और इसीलिए उन्होंने जयपुर के परिष्कार कॉलेज में और एक कोचिंग में उसका एडमिशन करवा दिया था, जहां वो अपने रिलेटिव के घर रहने लगी। प्रिया बचपन से ही घर की पैम्पर्ड चाइल्ड थी, और उसे बचपन से वो सब मिला जो वो चाहती थी। दुष्यंत ने जैसे ही प्रिया की प्रोफाइल टिंडर पर देखी, तो वह बिना राइट स्वाइप किए नहीं रह सका। उधर से भी एक राइट स्वाइप होता है, और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू। जहां प्रिया खुद को एक ट्रैवल एजेंट बताती है, वहीं दुष्यंत खुद को विवान कौली, जहां दुष्यंत बताता है कि वह दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और उनकी कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ रुपीस है। दुष्यंत शायद यह सोच रहा था कि खुद को अमीर और रईस दिखाने से वह अटेंशन और रेस्पेक्ट कमाएगा, लेकिन वह प्रिया के खौफनाक इरादों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है, और दुष्यंत और प्रिया, जो एक दूसरे के लिए विवान कोहली और एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंट थे, अपने मन में अपने इरादों का एक संसार उमेड़े हुए थे। दोनों अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी राह पर थे। उसके बाद दोनों 3-4 बार कॉफी पर मिलते हैं, और फिर बनता है एक दिन मिलने का प्लान। प्रिया दुष्यंत को, जिसे वह बहुत रईस इंसान समझ रही थी, एक दिन मिलने के लिए जयपुर के ही भास्कर फ्लाईओवर के नीचे बुलाती है। वहां से दोनों बजाज नगर जयपुर के ही ईडन गार्डन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 402 पर जाने का प्लान बनाते हैं। दरअसल यह फ्लैट प्रिया ने रेंट पर लिया हुआ था, और वह वहां पर रह रही थी। दुष्यंत प्रिया के इस कदम को उसका इनिशिएटिव मान रहा था। जैसे ही दोनों फ्लैट पर पहुंचते हैं, प्रिया गेट लॉक करती है और दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। तभी फ्लैट में 2 लड़कों दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को देखकर दुष्यंत कुछ समझ पाता, इससे पहले ही तीनों दुष्यंत के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। दुष्यंत ये सब देखते ही हक्का बक्का रह जाता है, और उसे समझने में देर नहीं लगती कि वह अब एक साजिश का शिकार हो चुका है। तीनों मिलकर दुष्यंत को धमकाना शुरू कर देते हैं,
और दुष्यंत के हाथ पैरों को बांधकर उसे बेड पर पटक दिया जाता है और फिर शुरू होता है फिरौती का खेल। दरअसल दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया राजस्थान के ही श्रीगंगानगर के रहने वाले थे। दीक्षांत कामरा जयपुर में रहते हुए ही प्रिया सेठ के कांटेक्ट में आया था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई और वो दोस्ती उनके अकॉर्डिंग प्यार में बदल गई। दीक्षांत और प्रिया बजाज नगर के ही उस फ्लैट नंबर 402 में लिव इन में रह रहे थे। वहीं लक्ष्य जो दीक्षांत का दोस्त था वो जयपुर के ही मालवीय नगर एरिया में फ्लैट पर रहता था, लेकिन उसका दीक्षांत के फ्लैट पर आना जाना लगा रहता था। दीक्षांत के ऊपर लगभग 22 लाख रुपए कर्ज हो चुका था, तो इसे चुकाने के लिए वो कुछ ऐसा रास्ता खोज रहा था जहां से आसानी से पैसा कमाया जा सके। चूंकि दीक्षांत एक्टर बनना चाहता था तो उसने 1-2 बार मॉडलिंग भी की और कई जगह पर ऑडिशंस भी दिए, लेकिन दीक्षांत के ऊपर हुए कर्जे ने उसे शायद रोक रखा था और यहीं से दीक्षांत कामरा और प्रिया सेठ के दिमाग में एक खूनी खेल ने उपजना शुरू कर दिया। चूंकि दुष्यंत के फादर रामेश्वर प्रसाद शर्मा इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, फिर भी वो अपनी 3 लाख रुपए की एफडी तोड़वाकर पैसा अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन आखिर पैसे मिलने के बाद भी उन्होंने दुष्यंत को क्यों मार दिया? दरअसल प्रिया दीक्षांत और लक्ष्य को पकड़े जाने का डर सता रहा था। उनके अकॉर्डिंग अगर वो दुष्यंत को पैसे लेने के बाद जाने देते तो वह पुलिस में कंप्लेंट कर उन्हें अरेस्ट करवा सकता था और उनका चेहरा सोसाइटी और उनकी फैमिली के सामने आ जाता। तो तीनों ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया। सबसे पहले लक्ष्य पिलो से दुष्यंत का मुंह दबाना शुरू करता है। दुष्यंत स्ट्रगल कर रहा था और हाथ पैर मार रहा था, तो उनका ये प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी प्रिया और दीक्षांत उसका गला घोटने लगते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। लेकिन प्रिया और दीक्षांत के सर पर उसे मारने का भूत इस कदर सवार था कि दीक्षांत प्रिया को चाकू लाने के लिए कहता है और दोनों मिलकर दुष्यंत का गला काट देते हैं। इसके बाद भी उसके शरीर पर चाकू से वार किया जाता है और दुष्यंत अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद फ्लैट पर कुछ अल्कोहल मंगवाई जाती है और तीनों वहीं बैठकर शराब पार्टी करते हैं। अब उनके सामने सवाल खड़ा हो चुका था कि बॉडी का क्या किया जाए। वे लाश को कहीं ठिकाने लगाने का प्लान बना रहे थे। चूंकि प्रिया बहुत दिमाग से शातिर थी और पहले भी 2-3 केसेस में अरेस्ट हो चुकी थी, तो वो पुलिस की कार्यप्रणाली को बहुत अच्छे से जानती थी। प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य तीनों फ्लैट को बंद कर सबसे पहले न्यू सांगानेर रोड सोडाला स्थित कमल मेघानी की शॉप पर जाते हैं और वहां से दीक्षांत और प्रिया कोरलाइट कंपनी का 1400 रुपए का एक बैंगनी कलर का ट्रॉली बैग खरीदते हैं। वहां से निकलकर तीनों लगभग 3:30 बजे सूर्य प्रकाश, जो थड़ी लगाकर नंबर प्लेट बनाने का काम करता था, के पास जाते हैं, जहां लक्ष्य और प्रिया कार में बैठे हुए थे। वहीं दीक्षांत गाड़ी से उतरकर सूर्य प्रकाश के पास में अपना आधार कार्ड देकर RJ14AQ4348 इस नंबर से एक फेक नंबर प्लेट बनवाता है। वहां से निकलकर तीनों बजाज नगर सिचुएटेड फ्लैट नंबर 402 में वापस पहुंचते हैं। तभी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड श्याम सुंदर शर्मा गाड़ी पार्किंग में न खड़ी करने के लिए टोकता है। इस पर वे कहते हैं कि 5 मिनट के लिए वो ऊपर जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में कुछ सामान लेकर निकल जाएंगे। कुछ समय बाद तीनों फ्लैट से दुष्यंत की डेड बॉडी को ट्रॉली बैग में रखकर लिफ्ट से नीचे आते हैं और ट्रॉली बैग को गाड़ी की पीछे वाली सीट पर रखकर वहां से निकल जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद नारायण सिंह सर्किल SMS हॉस्पिटल होते हुए वे आमेर एरिया में ले मैक्सिमा होटल के पास पहुंचकर ट्रॉली बैग को झाड़ियों में फेंक देते हैं। आमेर की पहाड़ियों के बीच, जहां सदियों से रातें राज संभाल कर रखती है, वहां एक ट्रॉली बैग गिराया जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, कोई विरोध नहीं, बस एक इंसान का वजन धरती पर गिरा दिया गया था। उस पल दुष्यंत सिर्फ एक बॉडी नहीं था, वो एक सवाल बन चुका था। क्या इंसान मरता है या मारने वाले का ज़मीर? तीनों ने मिलकर अपने कंधों का बोझ फेंक दिया था, लेकिन असल बोझ अब उनके भीतर था। दुष्यंत वहीं रह जाता है, लेकिन उसकी एब्सेंस अब तीनों के साथ चलने लगती है, हर कदम पर, हर नींद में, हर आईने में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने जो बातें आती है, पुलिस भी उन्हें सुनकर चौंक जाती है। प्रिया की पास्ट प्रोफाइल खंगालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि जयपुर आने के बाद प्रिया को एक टाइम पर महसूस हुआ कि घर से मिलने वाली पॉकेट मनी उसकी ख्वाबों की दुनिया के लिए सफिशिएंट नहीं थी। तो पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखकर एक जॉब के लिए अप्लाई करती है। यह जॉब घर रेंट पर लेने के लिए था, घर जिसमें प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाया जाना था और इसके लिए प्रिया को मोटी रकम का लालच दिया गया।
और यहीं से प्रिया की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका था। प्रिया ने एक फ्लैट रेंट पर लिया और पैसे के लालच में उसने प्रोस्टिट्यूशन के लिए वो फ्लैट सबलेट कर दिया। तो प्रिया के और पैसे कमाने की लालसा ने उसे धीरे धीरे डेटिंग एप्स जैसे ऑनलाइन वर्ल्ड पर ला खड़ा किया। वहां वह लोगों को ब्लैकमेल करने लगी। जयपुर में रहते हुए उसने अलग अलग डेटिंग एप्स पर फेक प्रोफाइल बनाई। जब पुलिस ने प्रिया का पुराना रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। प्रिया के खिलाफ पास्ट में ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड उसके एक्स बॉयफ्रेंड गजराज सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जहां वो उस पर 10 लाख रुपए देने का दबाव बना रही थी। 2014 में प्रिया सेठ अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर मानसरोवर रजत पथ एरिया में गैस कटर से एटीएम काटते हुए अरेस्ट हुई थी और ऐसे ही इलीगल तरीकों से उसने जयपुर में रहकर हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया था। वो टिंडर जैसे डेटिंग एप्स पर रिच लोगों को टारगेट करती, उन्हें मिलने बुलाती और बाद में उनसे फिजिकल रिलेशन बनाकर उन्हें झूठे रेप केस में फंसाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठती थी। प्रिया के लिए ये सब नॉर्मल हो गया था और वो क्राइम वर्ल्ड में घुस चुकी थी। पुलिस ने ट्रॉली बैग और उसके साथ मिली चीजों को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा। कपड़े, ब्लड सैंपल और मोबाइल, एटीएम रिसिप्ट जैसी छोटी चीजें केस में अहम साबित हुई। फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को जल्दी ही एक ट्रेल दी। पुलिस ने पाया कि बॉडी को डिकंस्ट्रक्ट किया गया था और पुलिस ने जब दुष्यंत के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वह आखिरी बार बजाज नगर सिचुएटेड ईडन गार्डन अपार्टमेंट के रेंटेड फ्लैट पर गया था और वहीं से कई सुराग जुड़े। पुलिस ने फ्लैट की ओनर नीलम यादव और सिक्योरिटी गार्ड श्याम सुंदर शर्मा के बयान दर्ज किए। जांच में डिजिटल फुटप्रिंट्स अहम रहे। सोशल एप्स और टिंडर ने दिखाया कि प्रिया और दुष्यंत के बीच लगभग एक हफ्ते से बातचीत चल रही थी। पुलिस ने इस कड़ी को फॉलो किया और जल्दी ही संदिग्धों तक पहुंची। पुलिस ने दीक्षांत कामरा, प्रिया सेठ और लक्ष्य वालिया को गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास कार में बैठे हुए अरेस्ट कर लिया। यह केस सिर्फ एक भयानक मर्डर की कहानी ही नहीं, यह डिजिटल एज में भरोसे और धोखे की चेतावनी भी था। जयपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों प्रिया सेठ, लक्ष्य वालिया और दीक्षांत कामरा को 24 नवंबर 2023 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। यह कहानी एक सच और झूठ के टकराहट की थी। एक झूठ जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए बोला गया। कभी कभी इंसान अपनी पहचान नहीं, अपनी हैसियत बेचता है और वैसा ही दुष्यंत ने किया। टिंडर पर सच नहीं एक कहानी रची, अमीर होने की, ताकतवर होने की, कोई और होने की। शायद उसे लगा कि नाम बदल देने से किस्मत बदल जाती है, अमीर दिखने से इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है, कनेक्शन बनता है। उसे क्या पता था कि कुछ झूठ इम्प्रेस नहीं करते, वे क्रिमिनल के दिमाग में एक क्राइम को जन्म देते हैं। और इस झूठ को सच समझा प्रिया सेठ ने। एक ऐसा दिमाग जहां इंसान इंसान नहीं होता, वह बस एक मौका होता है। कुछ लोग भरोसा नहीं तोड़ते, भरोसे को सीढ़ी बनाते हैं और कुछ दिमाग पैसों की खुशबू सूंघते ही अपना जमीर खो देते हैं, क्योंकि वो गरीब नहीं होते, उनका जमीर कर्जे में होता है। अब तीनों जयपुर के सांगानेर ओपन जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। हालांकि वीडियो बनाते टाइम प्रिया सेठ अभी 15 दिन की पैरोल पर बाहर है। उसने सांगानेर ओपन जेल में एक अदर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहे अलवर के रहने वाले हनुमान प्रसाद के साथ 23 जनवरी 2026 को 7 फेरे लिए हैं। हनुमान प्रसाद ने 2017 में नाजायज संबंधों के चलते एक महिला के पति, उसके 3 बच्चों और उसके भतीजे की हत्या कर दी थी। अगर दुष्यंत ने अपना असली नाम और पहचान बताई होती तो वह आज एक केस फाइल नहीं, एक जिंदा इंसान होता। और अगर कुछ लोग इंसान को इंसान समझ पाते तो शायद हर कहानी लाश पर खत्म नहीं होती। सोचो, हर स्वाइप के पीछे एक इंसान है या एक झूठ, क्योंकि सच अक्सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिलता है। आज ये कैमरा देख के बस ये मन होता है कि उसे फोड़ दूं। तो मेरे बेटे के निक्की के फ़ोन से फ़ोन आया, पापा जो है ये मुझे मार देंगे, इनको 10 लाख रुपए दे दो, मुझे बचा लो। फिर वो फ़ोन उस प्रिया सेठ ने ले लिया और उसने बहुत ही गंदी गालियाँ दी मेरे को और मेरे को कहा तेरे बेटे को बचाना है ना तो 10 लाख रुपए इसके खाते में जमा करा दे। मुझे नाम भी पता नहीं था, टिंडर पे मिला था वो मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम, गलत पहचान बताई थी और ये बताया था कि बहुत पैसे वाला है वो। और मैं दीक्षांत के साथ में रह रही थी, उसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 21
20 लाख का उसे कोई चाहिए था ऐसा बंदा जिससे पैसे आ सके। तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था। किसके साथ होगा क्या होगा ये फिक्स नहीं था, लेकिन जब दुष्यंत मिला उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है, तो हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी। लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसके पास कुछ नहीं है। मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा निशान में, उसके बाद में वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक पहले आपके केस की थी उनको ये बोला कि आप वो चाकू अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए लेकर आए थे? मैं उसको मैंने वो चाकू कहाँ से? चाकू नहीं लाई थी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक नंबर का घटिया गिरा हुआ आदमी, उसने मेरे पे झूठा केस किया है। वो तो मर जाए तो अच्छा है, वैसे मुझे उसी का मर्डर करना था लेकिन नहीं किया मैंने। ठीक है, वो चाकू मैं ऐसे ही लाई थी खुद की नस काटने के लिए, मैंने काट भी ली थी। टिंडर ऐप के थ्रू मेरी इनसे फ्रेंडशिप हुई। जिस दिन टिंडर पर बात हो रही थी अगले दिन हमने एक मीटिंग फिक्स की, हम मिले और उसके बाद कुछ दिन बाद अपने घर चला गया। तो मैं फ़ोन पे थोड़ी सी इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी। फिर ये इन्होंने एक फ्लैट ले लिया था यहाँ पे, तो मैं भी आ गया। मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि अब 3 महीने ब्रेक में मैं इतना फ्री तो रह नहीं सकता मैं। तो बस साथ साथ चलते गए, एंजॉय करते गए, मैं थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट बढ़ गई। और प्रिया ने मेरे को बोला था कि वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, वासु हॉलीडेज़ के नाम से, तो मैंने ट्रस्ट कर लिया। फिर उसके बाद फिर घर गया, मैं वापस आया तो मुझे इनकी सारी हरकतों का पता लग गया। बस मैं मौका नहीं देख पाया कि मतलब मैं भागूं। प्रिया की थी कि दीक्षांत की थी? 70% प्रिया की थी, 30% दीक्षांत की थी। मैं एस्कॉर्ट सर्विस की साइट पर काम करती थी, वहाँ लोगों से फ्रॉड करते थे, प्रोवाइड नहीं करवाते थे गर्ल्स। किस तरह से फ्रॉड करते थे? फ्रॉड इस तरह से करते थे कि पैसे लेके भाग जाते थे और कुछ प्रोवाइड नहीं कराते थे। मतलब पैसे लेके भाग जाते थे कैसे, मतलब थोड़ा सा ऐसे डिटेल? कि जैसे किसी ने कोई कॉल गर्ल मंगाई, लड़की मंगाई, तो उससे उसके पास मैं जाती थी, पैसे लेती थी और उसको बोलती थी कि ड्राइवर को पैसे लेकर आ रही हूँ, और मैं वहाँ से पैसे लेके निकल जाती थी। बस यही करती थी। और ऐसा आपने कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने लोगों के साथ हज़ारों किया? लोगों के साथ। कब से कर रही थी प्रिया ये? 6 साल 7 साल हो गए, 6 साल। कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी? नहीं। जब वो बॉडी आपके पास थी तब दोबारा से आप जॉब कह रही थी कि आप काम करती हो, करने गई थी? हाँ गई थी। उसके बारे में बॉडी कुछ- मेरे पास नहीं थी तब, बॉडी फेंक दी थी हमने। शाम को गई थी मैं, बॉडी दोपहर में फेंक दी थी। तो आप मर्डर करने के बाद भी एक्सटॉर्शन करने गई थी किसी से? एक्सटॉर्शन नहीं बोलते हैं इसको मैडम, आप पहले एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन नेट पे सर्च कर लीजिए खुद। जो आपसे लेने आते थे आप उनके पैसे ले लेते? जी हाँ, वो अपनी बीवियों को घर पे छोड़कर हमसे, मैं गंदा वर्ड यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन हमसे कॉल गर्ल्स लेने आते थे, तो हम उनसे पैसे ले लेते थे, बस उनको देते नहीं थे। तो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ बड़ा अच्छा करते थे हम, थोड़ा